नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तुर्की और सीरिया महाविनाशकारी भूकंप से जूझ रहा है। 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप और उसके बाद के झटकों के कारण अब तक के 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के देशों ने बचाव प्रयासों में सहायता के लिए दलों को भेजा है। इस मुश्किल घड़ी में भारत भी तुर्की की मदद कर रहा है, लेकिन इस मौके पर भी पाकिस्तान ओछी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले आपको बता दें कि पाकिस्तान को ये मदद भी अब रास नहीं आ रही है। तुर्की में हजारों लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान इसमें भी भारत की राह में रोड़ा अटका रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार सुबह भूकंप से प्रभावित तुर्की जाने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों को अपना हवाई क्षेत्र देने से इनकार कर दिया। ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने भारत को जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता भेजने से रोकने का प्रयास किया है। तुर्की की हर संभव मदद की पेशकश को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद भारत ने सोमवार को तत्काल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव टीम, मेडिकल टीम एवं राहत बचाव टीम को तुर्की भेजने का फैसला किया था। राहत सामग्री के साथ ही भारतीय वायुसेना का पहला विमान सोमवार रात को तुर्की के लिए भेजा गया, जो मंगलवार सुबह भारतीय समय अनुसार करीब 10:30 बजे तुर्की के अडाना एयरपोर्ट पहुंच गया। पाकिस्तान ने जब अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से मना किया तो भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, जिसमें मदद पहुंचाने में थोड़ी देरी हुई। उधर भारत की ओर से तुर्की को दी जाने वाली मानवीय सहायता और मानवीय मदद को लेकर तुर्की में भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए धन्यवाद दिया गया। बता दें आपको कि भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने कहा है कि तुर्की और हिंदी में दोस्त एक कॉमन शब्द है। तुर्की में एक कहावत है कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मंजू सेठ जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र ओझा जी हमारे साथ है, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अश्विनी सिवाच साहब आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल तुर्की के हालात बने हुए हैं, महाविनाशकारी भूकंप से अब तक करीब 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत मदद पहुंचाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कैसे इसे देखते हैं? बिल्कुल नेहा, ये सच्चाई है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है टर्की और सीरिया में 7.8 रिश्टर स्केल का, और बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। कम से कम 10,000 के करीब लोग मर गए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का। तो ऐसे में भारत एक ऐसा देश है कि वो हरदम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता वर्ल्ड में कहीं भी। अगर आप देखें कोविड-19 के समय में बाकी सभी इंक्लूडिंग अमेरिका अपना ध्यान दे रहा था, तो भारत एक ऐसा देश था जिसने अपने साथ साथ अपनी वैक्सीन जो है 150 से ज्यादा देशों में भेजी। इसी प्रकार जब अफगानिस्तान के अंदर आपदा आई थी, अफगानिस्तान में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था, बहुत बुरी हालात थी, तो हमने 50,000 मैट्रिक टन के करीब गेहूं भेजे। तो सच्चाई तो ये है कि अब भारत ने इमीडिएट एक्शन लिया ना। और ये भी सच है कि टर्की भारत का कोई खास अच्छा मित्र नहीं रहा है। टर्की हरदम पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, और स्पेशली कश्मीर के मुद्दे को लेके। मगर जैसे ही भारत को ये पता चला कि ये ऐसी आपदा आई है, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बात की उनके प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगन से, और उसके बाद हमने 4 जो C-17 ग्लोबमास्टर के साथ जो हमारे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसको भेजा, जिसके अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल भी है, जो कि करीब 100 बेड का एक फील्ड हॉस्पिटल होगा। उसके अंदर सभी के सभी साधन है, रिलीफ का मटेरियल है, एक्सरे मशीन है, रेस्क्यू और रिलीफ के लिए सब कुछ
साधन कह सकते हैं, और एक प्रकार से सेल्फ कंटेन है। मगर विडंबना की बात यह है कि भारत चाहता था कि जल्दी से जल्दी टर्की और सीरिया में पहुंचे, और पाकिस्तान ने फिर अपनी ही बाज नहीं आया, उसने अपने एयर स्पेस को नहीं दिया, और भारत को 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि गुजरात से होते हुए वेस्ट एशिया से होते फिर वो टर्की गए हैं। तो ये सच्चाई है कि अब सबको पता लग जाए कि पाकिस्तान कितना ओछा देश है। जहां आपदा आई है, टर्की जिसको वो बड़ा दोस्त बोलता है, तो उसने अभी भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई। यही इसने अफगानिस्तान के साथ किया था। जब अफगानिस्तान के साथ हमने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजना था, तो इसने अलाउ नहीं किया एयर स्पेस, हमने चाबार पोर्ट के थ्रू भेजा। और अब जिस प्रकार से इसने किया टर्की के साथ, मुझे लगता है टर्की को समझ आना चाहिए। वैसे टर्की के एम्बेसडर ने बहुत अच्छा बोला कि दोस्त एक वर्ड कॉमन है टर्किश और हिंदी में, उसमें बड़ा अच्छा उसने ट्रांसलेट करके बताया, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। तो ये एक सच्चाई है कि भारत एक ऐसा देश उभर के आया है जो कि हरदम हर देश के साथ खड़ा है जहां पर भी आपदा आती है। मुझे लगता है भारत की ये G20 प्रेसिडेंसी, SCO की प्रेसिडेंसी, इससे और भी फर्क पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश उभर के आएगा, इसीलिए बार बार ये सही बात आपने कही है सर। भारत एक ऐसा देश उभर रहा है जो कि हर वक्त जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, हर वक्त उस देश की मदद करने के लिए तैयार रहता है जिसको मदद की दरकार होती है, जिसको मदद की जरूरत होती है। जितेंद्र जी, एक मानवता के नाते अगर भारत की तरफ से मदद भेजी जा रही है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कहीं किसी को लगता है कि दिक्कतें हैं तो इंसान उसकी मदद करता है। ये दो देशों के बीच का मामला है। भारत की तरफ से मदद भेजी जा रही है, लेकिन पाक ने नहीं दिया अपना एयर स्पेस, जिस वजह से C-17 ग्लोबमास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। हालांकि जाना तो पड़ा, लेकिन थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, ज्यादा खर्चा उस पर आ गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो ह्यूमन नेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जाहिर तौर पे दिखाता है कि हम हर वक्त जो जरूरतमंद है उसकी मदद के लिए तैयार है। हमारा नेचर तो ये दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या दिखाता है सर? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमंस भी अलग अलग होते हैं, भले ही दिखते एक जैसे हों। ये भारत के जो इटर्नल वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उसका परिदर्शक है कि लार्ज हार्टेड, जनरॉसिटी, एम्पैथेटिक। ये हमने कोई नया नहीं किया, हमने वही किया जो हम हमेशा से करते आए हैं। आपको याद होगा 2004 में श्रीलंका में जब सुनामी आया था, तो मैं उस वक्त कोलंबो में था, और वहां पे लोगों ने बताया कि उनको आधे घंटे की नोटिस दी गई और सारे लोग जंबल किए और एक शिप वहां से चली गई और सबसे पहले हम पहुंचते हैं। तो देखिए, जब ऐसी बातें आती है तो पहली बात यह है कि भारत ने हमेशा से जनरॉसिटी दिखाई, लार्ज हार्टेडनेस दिखाई, और हर वक्त दिखाई कि जो कुछ हमारे पास है, अगर दुनिया के किसी लोगों को कोई जरूरत पड़ती है, वो आपदा में है, दिक्कत में है, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं हम करते हैं, जो शेयर कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये भारत के संस्कृति का, भारत के मूल्यों का, भारत की परंपराओं का, जो भी कहिए, ये उसका परिचायक है, और वही हमने किया। और ऐसी क्राइसिस में नेहा जी, एक एक मिनट महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है 5 मिनट अगर आप पहले पहुंचते हैं तो 10 जाने बचा सकते हो, 15 जाने बचा सकते हो। ये 2.5 घंटे के डिले से किसका नुकसान हुआ, आप बताएं। कि हमने रिस्पॉन्स किया, अगर कम ट्रैवल का टाइम लगता है तो हमारे जो लोग हैं, NDRF की जो टीम है, वो ज्यादा फ्रेश रहेगी, ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी और तुरंत ये करेगी। तो ये पाकिस्तान की जो घिनौनी, मैं बार बार कहता हूँ कि बेगैरती, बेशर्मी और घिनौनी जो उनकी कैरेक्टर है, ये उस चीज को दर्शाता है कि वो किसी चीज में कभी बाज नहीं आते। जिस अफगानिस्तान को अपना मित्र कहते थे, आपने देखा कि उस अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्या सलूक रहा। और इसके साथ ही देखिए, सवाल पाकिस्तान एज ए देश मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां की जनता खुद त्रस्त है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, एक क्रिमिनलाइज, मैं शब्द कह रहा हूँ कि क्रिमिनलाइज डीप स्टेट है, और उसके कुछ प्रॉक्सीज हैं, कुछ उनके स्टूजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को कैप्चर कर लिया है। और उन्हें ये बात कभी रास नहीं आएगी कि भारत के तरफ से जाने वाले गुडविल या सच्चाई जो है लोगों को पता चले, क्योंकि वो लगातार इस्लाम का नाम लेके दुनिया भर के मुस्लिम देशों को गुमराह करते रहे हैं। और उसमें दुर्भाग्य से अर्दोगान साहब उस गुमराह हो चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि टर्की के लोग उतने गुमराह नहीं थे, और इस बात से टर्की के लोग खास करके ज्यादा सबक सीखेंगे। और अर्दोगान को भी ये देखना होगा कि देखिए, आप जो सत्ता में जिस तरीके से काबिज है, ये आपका इंटरनल मामला है, लेकिन आप अपने लोगों से ऊपर नहीं है। जब आपको अपनी जनता की परवाह है
तो आपको भारत के साथ खड़ा होना आपके लिए सबसे उचित होगा, बिल्कुल। बजाय कि इस क्रिमिनलाइज कबाल के साथ जैसे पाकिस्तान में के लोगों को गुमराह कर रहा है, वहाँ एक क्रिमिनलाइज फोर्स के जरिए, डिसेप्शन के जरिए, ट्रेचरी के जरिए, जहां उसे किसी की परवाह नहीं है सिवाय अपने। आप देखिए पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, दुर्दशा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये कौम जो है, ये उनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट अपनी बेगैरती और बेहयाई से बाज नहीं आती। आई एम सॉरी टू यूज दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे उनके लिए दूसरा कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आता। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये गुस्सा आना जायज़ हो जाता है, इन शब्दों का प्रयोग करना जायज़ हो जाता है। मंजू जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, हम तो मदद कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, टर्की भी देख रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह की हरकतें कर रहा है ये भी टर्की देख रहा है। अभी भले ही वो स्थिति में ना हो, लेकिन एक वक्त पे पाकिस्तान कहता है कि देखिए तुर्की जो है हमारा दोस्त है, और दोस्त को जब मदद दूसरा देश पहुंचा रहा है तो उसमें आप रोड़ा अटका रहे हैं। ये कैसी दोस्ती, और इससे कितना प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तान और टर्की के रिश्तों पर, साथ ही साथ भारत और टर्की के रिश्तों पर? जहाँ तक भारत और टर्की के रिश्ते हैं उसमें तो जरूर ये एक और पॉजिटिव स्टेप है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। और हम दोनों के, उनके एम्बेसडर ने भी जो कहा, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, और दोस्त करके कहा है, तो ये तो बिल्कुल हमारे रिलेशनशिप में बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है। और हमारा हमेशा ऐसे रहा है कि हम हेल्प करें इमीडिएटली। आप वैक्सीन के दौरान देखिए, जब कोविड हुआ था और मेडिसिन हमने भिजवाई, फूड एड भिजवाया, अफगानिस्तान में भिजवाया, तब भी पाकिस्तान ने थोड़ा सा उस वक्त एक ऑब्जेक्शन किया था कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं भेज सकते हमारे लैंड के थ्रू, बट बाद में मान गए थे। लेकिन उनका जो रवैया है वो इंडिया के साथ नॉन कोऑपरेशन का है और इंडिया को नीचे दिखाने का है। हाँ। और आई थिंक इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, और चूंकि हमारे प्लेन्स को उतना ज्यादा टाइम लगा, एयरक्राफ्ट को ज्यादा टाइम लगा पहुंचने के लिए, तो टर्की को भी ये मैसेज गया होगा, वो समझ रहे होंगे कौन हमारे दोस्त हैं, कौन हमारे साथ हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा आई थिंक रिलेशनशिप पे थोड़ा सा कोई आएगा जरूर, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में कोई दरार आएगी। लेकिन क्योंकि आई थिंक वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ जो वो है, सॉलिडारिटी है, उसके सामने हमें पता नहीं कितनी दरार आएगी। और पाकिस्तान का इस वक्त जो हालत है, उनको पता है हमारी अंदरूनी हालत कितनी खराब है, वहाँ की सरकार को, इकोनॉमिक हालत लोगों कहाँ की बुरे हाल में है। और ऐसे मौके पे उनको और पॉजिटिव अपनी अप्रोच और एटीट्यूड दिखाना चाहिए था। और कहते कि नहीं, हमारे दोस्त को दोस्त की हेल्प हो रही है, तो टर्की की हेल्प हो रही है, तो हमें और फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन आई थिंक क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व था, उनका हमारी तरफ जो नजरिया है वो मुझे लगता नहीं कि बदलेगा आसानी से। और यही तो पाकिस्तान है मंजू जी, जो अगर बदल जाए तो ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो फिर जाहिर तौर पे इसकी इमेज पूरी दुनिया में सुधर जाएगी, लेकिन यही तो पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान की तो हरकतें हम देख ही रहे हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत पॉजिटिव नज़रिया है पूरे विश्व का, और यही नज़रिया कुछ तुर्की का भी है, क्योंकि मदद के लिए तुर्की के राजदूत ने भारत को धन्यवाद दिया है, और ज़रूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, ये कहा है। तो ये क्या बताता है, क्या जताता है? हाँ बिल्कुल नेहा, ये सच्चाई है कि भारत की रवैया पूरे वर्ल्ड का चेंज हो रहा है। ये सच्चाई है कि कोविड-19 के अंदर कम से कम 150 ऐसे देश हैं जिनके पास मेडिसिन नहीं थी, वो खरीद नहीं सकते थे, उनकी माली हालात खराब थी। और जो डेवलप कंट्री अमेरिका और बाकी यूरोप की, किसी ने कोई मदद नहीं की, पहले अपना ध्यान दिया। भारत एक ऐसा देश था जिसने अपने साथ साथ इनका भी ध्यान दिया, और सब ज्यादा कंट्रीज को इन्होंने मुफ्त जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है मेडिसिन दी। तो वहीं से दिख गया था कि भारत एक ऐसा देश है जो कि दूसरों की मदद के लिए हरदम आग्रहरत है। और इसीलिए बार बार ये बात आती है कि ऐसा देश जिसको लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आज वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। और ऐसे में देखो सच्चाई है कि भारत जहां पर भी जरूरत पड़ी है, अफगानिस्तान का आपको पता ही है, अफगानिस्तान के अंदर इतने हालात खराब थे, और ये हालात खराब होने की वजह भी पाकिस्तान था। और जबकि हमारे तालिबान गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ना हमने रिकग्नाइज किया है, मगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। हमने $3 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट किया है लोगों के भलाई के लिए। और सबसे पहले हमने कहा 50
2000 मैट्रिक टन गेहूं हम देना चाहते थे, मेडिसिन भेजना चाहते थे, मगर पाकिस्तान ने रोड़ा अटकाया। उसने बोला आपको हम रोड पे नहीं देंगे, तो हमको बाई एयर चाबार पोर्ट भेजना पड़ा और चाबार पोर्ट से फिर रेलवे और रोड के थ्रू हमने उसको अफगानिस्तान भेजा। ये साफ दिखता है चेहरा पाकिस्तान का। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं अपने को पैनलिस्ट के, उनका एक ही इरादा कि किसी तरीके से भारत को गिराया जाए, उसको गलत नजरिए से दिखाया जाए वर्ल्ड में, उनका मुद्दा यही। अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखो ये आपदा आई है दोनों टर्की और सीरिया में, ये वर्ल्ड के लिए एक आपदा है और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए तो कोई भी नहीं रोकता, मगर फिर भी पाकिस्तान ने हमारी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाने दी। उससे दो फर्क पड़े, एक तो हमने लॉन्ग डिट्यूड लेके आया, 2.5 घंटे लगे और हमको ऑयल ज्यादा ले जाना पड़ा। इसकी बजाय हम ज्यादा रिलीफ का जो सामान था वो ले जा सकते थे और जल्दी पहुंच सकते थे और लोगों की जान और भी बचा सकते थे। मगर पाकिस्तान ऐसा है जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, पाकिस्तान कभी नहीं समझेगा। और मुझे लगता है टर्की को भी समझ आना चाहिए, जो टर्की हरदम पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इश्यू को लेके खड़ा हुआ है ना, वो समझ रहा है कश्मीर का इश्यू क्या है, IOC में उसके साथ खड़ा है। आज उसको समझ आना चाहिए असली दोस्त कौन है। क्या पाकिस्तान एक दोस्त है किसी का? पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जहां पर आतंकवाद पैदा होने के अलावा और कुछ नहीं होता और दूसरे देशों के अंदर भी अगर वो दरारें पैदा करता है। मुझे लगता है आज की तारीख में रेसेप तैयब एर्दोगन जो कि प्रेसिडेंट हैं टर्की के, उनको ये समझना चाहिए और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है भारत का और बढ़ेगा। ये जो हमने एड भेजी है 4 C-17, ये हमने टर्की में नहीं, हमने सीरिया में भी भेजी है। और अभी हमने जो प्रधानमंत्री ने दोनों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से बात की है और ये भी बताया है ये फर्स्ट हमारा कंसाइनमेंट है, हम और भी भेजेंगे। वो क्यों भेजेंगे? दो बातें हैं, एक तो आज उभरता हुआ भारत है, G20 की प्रेसिडेंसी, HCO की प्रेसिडेंसी है, दूसरी हमारे अंदर काबिलियत और क्षमता है, ये सच्चाई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बिल्कुल इसके लिए टेलर मेड है, उनके पास सब साधन है और हम कैपेबल है। और भारत एक ऐसा देश है जिसने एक फील्ड हॉस्पिटल भी भेजा है जिसके अंदर 100 बेड का, जो कि पैराट्रूपर आर्मी की तरफ से है, तो वो भी दिखलाता है कि एक तो अंदर आपके काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। मुझे लगता है ये तीनों चीजें हैं और ये एक ये ठीक तो नहीं होगा मगर एक ये अपॉर्चुनिटी है, इसे भारत को अच्छे ढंग से निभाना चाहिए जिससे हमारे जो रिलेशन है मुस्लिम वर्ल्ड में वो बेटर हो सके। बिल्कुल, और मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है। हमने छोड़ना चाहिए और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है, तो ये जो कंसाइनमेंट भेजी है हम सेकंड थर्ड कंसाइनमेंट भी भेजेंगे क्योंकि हम इसके लिए काबिल और क्षमता और हमारे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं। हम अपने देश में ये करते रहे हैं। नेहा, बिल्कुल। जितेंद्र जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी सिवाज साहब ने किया है कि देखिए टर्की जो है वो हर स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, कश्मीर के इशू पर भी, लेकिन क्या लगता है कि अब ये दोस्ती का जो चश्मा लगाया बैठे था तुर्की, अब उसके बाद हटेगा और हटना जरूरी है? देखिए, तुर्की में अभी भी बहुत बड़ा एक तबका है जो भारत के प्रति बहुत गुडविल रखे हुए है। ये जो है कहा जाता है कि इनकी पर्सनल पॉलिटिकल कंपल्शन थी एर्दोगान की, कि जिस किस्म से ये भी फायदा उठा रहे थे जो अंडरग्राउंड टेररिस्ट ग्रुप थे या ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क था जिससे पाकिस्तान का बहुत अधिक वर्चस्व था, तो पाकिस्तान जो है एर्दोगान को वहां ले जाके मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके नियत जो है कभी भी तुर्की के लोगों के लिए नहीं थी। ये एर्दोगान के, देखिए ये समय नहीं है कि तुर्की के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स पे हम बात करें, वो अभी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए धीरे धीरे करके हमारे जो इंस्टीट्यूशंस बिल्ड हो रहे हैं और खास करके NDRF जैसी एक टीम हमारे पास जो आई है, बहुत ही स्पेशलाइज, जो क्राइसिस में हर किस्म के, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, डिजास्टर हो, तो उसके लिए बहुत ही ट्रेंड फोर्स है ये जो। तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशन का भी होना, या वैसी फाइनेंशियली हम चाइना के जितने मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी नीयत है, जो जनरल साहब ने कहा, वो नीयत जो है हमें सबसे करती है, कैपेसिटी भी करती है। तो ये चीजें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए इसके साथ साथ जो है पॉजिटिव फोर्स को हमेशा मजबूत होगा। ये पाकिस्तान का एक डिवियस कैरेक्टर है, ये बोलने से कभी खत्म नहीं होगा, ये डिप्लोमेसी से कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये वॉर भी इसका सोल्यूशन नहीं है कि वॉर किया जाए।
मेरा मानना है कि जब रूल ऑफ लॉ भारतवर्ष में थोड़ा और मजबूत हो, कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हम जगह स्पेस कम कर दें, सबवर्सिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, सबवर्सिव प्रोपेगेंडा को खत्म कर दें, और ग्लोबली हम एक ऐसे फोर्स बन के आए कि पाकिस्तान की जो दुकान चल रही है, पाकिस्तान में नहीं कहूंगा, उनके जनरल्स की जो दुकान चल रही है, जो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, नकली नोट छापना है, हर तरीके से वो रेस करके अपने आप को कर रहे हैं, तो ये जनरल पाकिस्तान में एक्सपोज हो जाए, उनके करप्ट पॉलिटिशियन भी एक्सपोज हो, और जैसे जैसे हम मजबूत होंगे ये होगा। लेकिन इस तरफ हमें अपनी एनर्जी को ज्यादा नुकसान किए बगैर एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में पाकिस्तान के कैरेक्टर में चेंज लाने की जरूरत है, जो सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर हम प्रेशर बनाएं, ये पाकिस्तान दोबारा ब्लैकलिस्ट में अगर आता है FATF के, और ये पूरी तरीके से एक्सपोज होता है, तो जरूर होगा। और खास करके टर्की में भी एक और इंक्लूसिविटी आती है, क्राइसिस कभी कभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, तो टर्की को भी एर्डोगान साहब ने बहुत फ्रैक्चर कर दिया है। बहुत जो जनरल्स थे, जो सेक्युलरिस्ट के थे, जो कमाल अतातुर्क की पॉलिसीज को कंटिन्यू करना चाहते थे, उन सभी को उन्होंने साइडलाइन कर दिया अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस क्राइसिस के दौर में टर्की में इंक्लूसिविटी आए, उनकी आंखें खुले, और वो देखे कि टर्की का एक बहुत पुराना रोल है, बहुत पुराना उसकी परंपराएं हैं, और बहुत अच्छी परंपराएं रही हैं 1920 के बाद से, वो उसमें वापस जाए और मजबूत होके एक बेहतर इकोसिस्टम में करे। और आखिरी में मैं कहूंगा कि हम अकेले देश हैं, अमेरिका को भी नहीं ये नहीं है, और चाइना को भी नहीं है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये अरब वर्ल्ड में अक्रॉस डिवाइड, ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध है, भले ही कुछ कंपल्शन हो, अरब से भी अच्छे संबंध है। टर्की में सिर्फ एर्डोगान ही एकमात्र ये है कि जो हमारे खिलाफ जा रहे थे, नहीं तो उनके अलावा सारे अरब वर्ल्ड में जो भी डिवाइड है, उसके बावजूद सारे लोगों के मन में भारत के प्रति गुडविल है। पाकिस्तान कितनी भी हुडविंग करने की कोशिश करे, ओआईसी में कभी कभी कुछ लोगों ने जरूर रोल नेगेटिव प्ले किया था, लेकिन आज की तारीख में भारत की जितनी गुडविल है, शायद ना अमेरिका की है, ना रशिया की है, ना चाइना की, किसी एक्स्ट्रा रीजनल पावर की इतनी गुडविल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है। मंजू जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। अब सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, टर्की की तो हम मदद कर रहे हैं, लेकिन टर्की के जो चश्मा लगा है वो उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन क्या हमारी मुस्लिम देशों के साथ जो दोस्ती है वो और ज़्यादा मजबूत होगी इस तरह की मदद कर करके? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत हमेशा ही मदद के लिए तत्पर रहता है, जो भी ऐसे देश होते हैं, फिर उसमें हिंदू, मुस्लिम या फिर किसी भी तरह का ये नहीं देखा जाता कि ये ब्रिटिश है या फिर ये कोई और देश है। लेकिन ऐसे में जब भी मदद की दरकार होती है, भारत हमेशा खड़ा रहता है। इस बार मुस्लिम देश है, क्या लगता है आपको कि मुस्लिम देशों के बीच और ज़्यादा भारत की जो दोस्ती है इसके बाद मजबूत होगी? पूरी उम्मीद है कि और मजबूत होगी, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि अब भारत का जो अप्रोच है वो रिलीजन बेस्ड नहीं है, और ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि हम एंटी मुस्लिम हैं, और जो सब जगह लोग कहते हैं नहीं एंटी इस्लाम है इंडियन, वो जरूर बदलेगा इसके बाद। क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं, श्रीलंका में भी हम गए, सब जगह हम लोग अपना हेल्प करते हैं। जैसे हमने देखा कोविड में भी, हमने ये नहीं देखा कि कौन क्रिश्चियन देश है, कोई रिलीजन वाज नॉट अ फैक्टर। तो इसमें भी हमारा फैक्टर बिल्कुल नहीं है कि ये सीरिया में और टर्की में क्या उनकी रिलीजन है। हमने सिर्फ हेल्प किया है बिकॉज इट इज ह्यूमैनिटेरियन, एक क्राइसिस आ गया है, उसको हमने हेल्प किया। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं लोग, और इस्लामिक वर्ल्ड भी समझेगा, इंक्लूडिंग टर्की और जो देश हैं वहाँ पे समझेंगे कि हमारा रवैया रिलीजन बेस्ड नहीं है। और ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, ये बिल्कुल बदलेगा। और थोड़ी हमें और एफर्ट करना पड़ेगा जरूर ये नैरेटिव बदलने के लिए, बट आई एम श्योर कि अब इसके बाद से भी बिल्कुल समझ आएगा इस्लामिक वर्ल्ड को भी, टर्की को भी, कि इंडिया इज नॉट इट्स नॉट सिलेक्टिव। जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग वहाँ बिल्कुल। इस्लामिक देशों को भी समझना चाहिए और इसको अपने जहन में डाल लेना चाहिए। सिवा साहब कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से सर? और मैं यही कहूंगा नेहा, देखो एक श्रीलंका का भी उदाहरण है कि जब श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस था तो चीन जो उसका दोस्त कहा जाता था वो आगे नहीं, भारत ही आ गया है, $4.2 बिलियन देके उसको एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाला। तो ये है पहचान भारत की, हर देश के साथ भारत खड़ा है, जिसको भी कोई तकलीफ है भारत उसकी मदद करता है, सच्चे मन से मदद करता है, बिना किसी ऐसे चीज की वापस कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत आज एक उस पगार पे खड़ा है कि उसको जो आने वाले टाइम में
जैसे इंटरनेशनल फोरम है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह, उसमें जल्दी से जल्दी जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का। मैम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाज़त भारत को नहीं दी और भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान को दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, जिसमें 2.5 घंटे का वक्त ज़्यादा लग गया। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पाकिस्तान आखिर क्या दिखाना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है, और ये ओछी हरकतें बार बार पाकिस्तान क्यों करता है और अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।